ये फोर्थ यूनिट जिनका बाकी रह गया था उनके लिए डेटा इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल नहीं इंटरप्रिटेशन है एंड रिपोर्टिंग राइटिंग। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ एडिटिंग, कोडिंग, ट्रांसक्राइबिंग एंड डेटा क्लीनिंग आर डिस्कस एंड एग्जाम्पलिंग द इशू। तो ये सारे इश्यूज जो डेटा प्रिपरेशन प्रोसेस के अंदर होते हैं वो इसमें सबसे पहले एडिटिंग है। एडिटिंग मतलब रिव्यू करना पूरे क्वेश्चनर का, और इसमें अगर लगे कि जहाँ पे कोई चीज़ कम है, पढ़ी नहीं जा रही है, जिसको इलेजिबल बोलते हैं, या लिखा है इलेजिबल, इनकम्प्लीट है, इनकंसिस्टेंट या एम्बिगस, एम्बिगस यानी अनक्लियर है, तो इसको सुधारा जाए। जैसे इलेजिबल यानी पढ़ा नहीं जा सकता है, ये कॉमन होता है क्वेश्चनर के अंदर, और ये खास करके अनस्ट्रक्चर क्वेश्चंस में ज़्यादा होता है। फिर इनकम्प्लीट, द क्वेश्चनर्स में भी इनकम्प्लीट व्हेन अ फ्यू और मेनी क्वेश्चंस आर अनआंसर्ड, कुछ सवाल अधूरे रह गए हो, जवाब ना मिले हो उसके। फिर इनकंसिस्टेंट यानी दोनों, दो अलग अलग लोगों ने एक ही क्वेश्चन का जवाब दिया, दोनों एक जैसे ही है लेकिन फिर भी दोनों के आंसर एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं, तो ये। फिर इसके बाद एम्बिगस यानी जिसमें हमने बराबर से वर्ड्स का यूज ना किया हो, एब्रीविएशन यूज किया हो यानी शॉर्ट फॉर्म यूज किया हो। और कोडिंग यानी कोड असाइन करना, नंबर असाइन करना, जो पॉसिबल रिस्पॉन्स के अंदर उसमें गलती, वो कोडिंग है। अब कोडिंग का मतलब क्या, हम पहले तो देखो, पहले आपने क्या किया, एडिटिंग कर लिया। अब एडिटिंग के बाद दूसरा स्टेप आता है कोडिंग का। कोडिंग यानी कोड असाइन करना रिस्पॉन्स को। अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रक्चर क्वेश्चन है तो इट इज प्रीसीडेड, दिस मीन्स द कोड्स आर असाइन बिफोर कंडक्टिंग फील्ड वर्क। फील्ड वर्क से पहले आपको कोड असाइन करने पड़ेंगे अगर स्ट्रक्चर क्वेश्चन है तो, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड है तो बाद में। अब गाइडलाइंस फॉर कोडिंग, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव कोड होने चाहिए, यानी एक कोड एक ही चीज के लिए होना चाहिए, एक से ज्यादा चीजों के लिए नहीं। एक्सक्लूसिव का मतलब एक ही कैटेगरी का, और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब क्या, कि यानी मतलब हर रिस्पॉन्स कोई ना कोई जगह पे फिट हो जाना चाहिए, एडिशनल की जरूरत ना पड़े। कैटेगरी कोड्स शुड बी असाइंड फॉर क्रिटिकल इश्यूज इवन इफ नोबडी हैज मेंशन्ड अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, यानी कोड्स अगर किसी ने नहीं भी लिखा हो तो भी उसके अंदर कैटेगरी कोड्स असाइन कर देने चाहिए। और डेटा कोड ऐसे करो जिसमें रिटेन मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जिसके अंदर हो। अब डेटा फाइल एंड कोड बुक, डेटा फाइल्स क्या होती है, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स जिसमें सारे रिस्पोंडेंट्स जिनकी स्टडी की गई है उसको एक कंप्यूटर के स्टोरेज में रखा जाता है। और रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरियस वेरिएबल्स सच एज सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एज, फैमिली साइज एक्सेट्रा ऑफ अ सिंगल रिस्पोंडेंट। यानी रिकॉर्ड में क्या आएगा, अलग अलग वेरिएबल्स आएंगे, और इसमें वेरिएबल्स यानी जिसके आधार पे अपने डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। इसके डेटा फाइल किस में यूज होती है, तो कोड बुक बनाने में यूज होती है, जिसके ऊपर से कोड्स बनाए जाते हैं। फिर ट्रांसक्राइबिंग यानी हम इसको कंप्यूटर में पंचिंग करेंगे, की पंचिंग या तो ऑप्टिकल रिकॉग्निशन, लेजर स्कैनर से किया जाए, बारकोड स्कैनर से किया जाए, क्यूआर कोड से किया जाए, ये सब। तो देखो डेटा ट्रांसक्रिप्शन में रो डेटा, इसमें CATI CAPI यानी इंटरनेट से कंप्यूटर एडेड टेलीफोन इंटरव्यू, कंप्यूटर एडेड पर्सनल इंटरव्यू। फिर इसके बाद में CRT टर्मिनल के ऊपर, और इसके बाद में ऑप्टिकल रिकॉग्निशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बारकोड, अदर टेक्नोलॉजीज, वो सब वेरिफिकेशन करेक्ट करेंगे अगर की पंचिंग में एरर्स है तो। इसके बाद वो सब कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा, डिस्क में जाएगा, और लास्ट में अदर स्टोरेज डिवाइसेस, और ये फाइनल तुम्हारे पास डेटा मिलेगा। अब इसमें कौन कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहले ऑप्टिकल रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ये प्रिंटेड टेक्स्ट को कंप्यूटर फाइल में कन्वर्ट कर देता है, यानी फोटो खींचने के बाद जैसे अपने PDF बनाते वैसा। ऑप्टिकल स्कैनिंग का मतलब रीडेबल फॉर्म, जैसे OMR शीट में स्कैन किया जाता है वैसा। फिर बार कोड में बार कोड दिया जाता है, उसको स्कैन करेंगे तो पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में पता चल जाता है। द सिलेक्शन, ये बार कोड बोर्ड एग्जाम में होता था। द सिलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ द डेटा ट्रांसक्रिप्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंटरव्यूइंग मेथड यूज्ड, चेक्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट, यानी कौन सी इंटरव्यू की मेथड आप यूज़ कर रहे हो, और साथ में ये भी कि इक्विपमेंट अवेलेबल है भी कि नहीं है। अगर आप मेथड यूज़ करना चाहते हो बार कोड की, लेकिन बार कोड का स्कैनर भी तो मिलना चाहिए मार्केट में। फिर डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग यानी कंसिस्टेंसी चेक जिसको बोला जाता है, मतलब अगर डेटा में कोई भी
गलतियां हैं तो उसको यहाँ पे क्लीन करना यानी आउट ऑफ रेंज डेटा इनएडमिसिबल है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर पैकेज इसके लिए यूज किए जाते हैं। रिस्पॉन्सेज में भी लॉजिकली इनकंसिस्टेंसी इन वेरियस वे, जैसे रिस्पोंडेंट रिपोर्ट्स अनफेमिलियर विद अ प्रोडक्ट एज वेल एज फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द सेम प्रोडक्ट। एक साथ में दो चीजें लिखे, पहली जगह पे ऐसा लिखे मैं तो ये प्रोडक्ट के बारे में जानता नहीं हूँ, और उसके बाद में आगे जब वही क्वेश्चन दूसरी बार अलग तरीके से पूछा जाए, इसके बारे में पूरा उसका यानी डिस्क्रिप्शन बताया जाए, तो ये इनकंसिस्टेंट है। सिमिलरली एक्सट्रीम वैल्यू शुड बी क्लोजली एग्जामिन, यानी किसी ने 10 में से 10 नंबर दिए हो या किसी ने 0 दिया हो तो इसको बराबर से ध्यान में रखना है। ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग रिस्पॉन्स, ये कैसे किया जाएगा? मिसिंग रिस्पॉन्स यानी अननोन, होता नहीं उसके पास, या तो उसके पास जवाब नहीं है या तो रिकॉर्ड बराबर से ना किया गया हो वैसा रिस्पॉन्स। फर्स्ट कॉज ये हो सकता है कि नॉन रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स देना ही नहीं है, पहला कारण ये है। या मिसिंग रिस्पॉन्स में दूसरा ये हो सकता है कि अपने उसको बराबर से लिखे ना, तो पढ़ा नहीं जाता है बराबर से। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो चार चीज कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले न्यूट्रल वेरिएबल को उसके साथ में लगा देने का, यानी मतलब अगर सब में 1 से 10 तक है तो 5 लगा दो सब में, जहाँ पे मिसिंग है वो। फिर इम्प्यूटेड रिस्पॉन्स समझ लेने का कि ऐसे लोगों में इसी तरह का रिव्यू आया था तो इसका रिव्यू भी यही होगा, ऐसा समझ के उसको दे देना है। फिर केस वाइज डिलीशन, डिलीशन मतलब इसको डिस्कार्ड कर देना, इसको हटा देना। इससे सैंपल की साइज रिड्यूस हो जाती है, अगर सैंपल बहुत छोटा है तो ये नहीं कर सकते हो। अब पेयर वाइज डिलीशन का मतलब क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग ऑल द केसेस, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन जो कंप्लीट रिस्पॉन्सेज वाले केसेस है उसको रखेंगे और बाकी को निकाल देंगे इसमें से। ये प्रोसीजर सूटेबल है सैंपल साइज जब लार्ज होती है तब, एंड देर आर मिसिंग कुछ मिसिंग रिस्पॉन्स हो, और वेरिएबल एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड ना हो। अब इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग। क्रॉस टेबुलेशन आपको 2.5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। क्रॉस टेबुलेशन होता क्या है? क्रॉस टेबुलेशन का मतलब दो या तो दो से ज्यादा वेरिएबल्स को एक साथ में चेक कराना। क्रॉस टेबुलेशन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक से ज्यादा चीजों की, जैसे यहाँ टेबल में बताया गया है, एक जगह पे स्मोकर्स नॉन स्मोकर और यहाँ पे मेल फीमेल, तो दो अलग अलग कैटेगरी यानी वेरिएबल को एक साथ में एक ही टेबल में रखा गया है। राइट, अब इसके मेरिट्स क्या है, सीधा वही पे जाते हैं कि इसमें इजी है समझना और मैनेजर्स इसको आसानी से इंटरप्रेट कर पाता है। द रिजल्ट्स ऑफ क्रॉस टेबुलेशन आर यूजफुल इन डिसाइडिंग मैनेजरियल एक्शन, फाइनल एक्शन लेने में भी ये मदद करता है। एंड फाइनली क्रॉस टेबुलेशन करना भी और बनाना भी बहुत आसान है। अब मार्केटिंग रिसर्च का इंपॉर्टेंस बताना। एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेरियस एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। तो देखो पहले इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट, तो रिपोर्ट यानी रिटर्न या तो ओरल रिप्रेजेंटेशन, जो भी तुमने रिसर्च की, जो प्रोसेस रिजल्ट रिकमेंडेशन या जो तुमने फाइंडिंग्स यानी कंक्लूजन आए तुम्हारे, जो तुमने ढूंढा उसके अंदर, वो इस किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस के सामने पेश करना। रिपोर्ट प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के अंदर। उसमें सबसे पहले वो किस लिए काम लगता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए। रिपोर्ट बनाए तो कल जाके अगर उस रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी क्वेरी आती है तो उसके लिए आपके पास एक सबूत होगा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखा जाएगा। गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन प्रॉपरली लिया जाए या ना लिया जाए उसकी इफेक्टिवनेस इस पर डिपेंड करती है। एंड इवेल्युएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, द सक्सेस ऑफ अ मार्केटिंग रिसर्च डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, यानी मार्केटिंग रिसर्च डिपेंड किस पे करता है, किस तरह का रिपोर्ट आपने बनाया उसके ऊपर। तो देखो रिपोर्ट किस तरह से बनता है, पहले तो प्रॉब्लम डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे, अप्रोच रिसर्च डिजाइन एंड फील्ड वर्क, उसके बाद में डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, लास्ट में आता है देखो रिपोर्ट प्रिपरेशन, उसके बाद आता है उसके बाद में ओरल प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट क्लाइंट के सामने रीड करना और उसके बाद में फॉलो अप। तो पहले इंटरप्रिटेशन से शुरू होगा, जो रिजल्ट आपने दिया है डेटा एनालिसिस के जरिए से, उसमें पहले मार्केटिंग रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है, इसका अप्रोच क्या रखा, अप्रोच का मतलब किस रवैये के साथ में तुमने मार्केटिंग रिसर्च को शुरू किया था उसको अप्रोच बोलते हैं। और रिसर्च की डिजाइन यानी आपने रिसर्च कैसे शुरू की, और फील्ड वर्क कौन कौन सी जगह पे आप रिसर्च करने के लिए गए। उसके बाद में रिसर्चर अपने फाइंडिंग्स को इस तरह के रखेगा जिससे उसको डिसीजन मेकिंग में अपने डायरेक्टली यूज कर सके। अगर अप्रोप्रिएट है तो वो कंक्लूजन या तो रिकमेंडेशन, उसको पूछा गया हो कि तुमको अपनी सलाह सूचन भी देने, तो वो उसके अंदर एक्शनेबल रिकमेंडेशन देगा। राइटिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखने से पहले वो पहले तो मेजर फाइंडिंग्स कंक्लूजन और रिकमेंडेशन को
जो डिसीजन मेकर है उसके साथ में डिस्कस करेगा। और ये ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट रिपोर्ट को क्लाइंट के पास पेश करने से पहले क्लाइंट रिपोर्ट को समझ पाए वैसा रिपोर्ट होना चाहिए। जनरली जो रिटर्न रिपोर्ट है उसको सप्लीमेंट किया जाता है ओरल प्रेजेंटेशन से। मतलब हम सॉरी एक ऊपर बाकी रह गया, फिफ्थ वाला, द एंटायर मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, उसको एक समरी में लिखना है और उसके लिए रिटर्न रिपोर्ट अपने बनाते हैं। लेकिन जब रिटर्न रिपोर्ट हम किसी के साथ में प्रेजेंट करेंगे तो उस वक्त हमको ओरली भी प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और क्लाइंट को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो रिपोर्ट को पूरा पढ़ पाए, उसका टाइम होना चाहिए उसके पास। एंड फाइनली फॉलो अप एक्शन, तो पूछा जाए कि रिपोर्ट किस तरह से बनाया गया और कैसे है। और इसमें देखो रिपोर्ट में कंटेंट में पहले टाइटल पेज होता है, इसमें टाइटल या तो सब्जेक्ट, फिर नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर जो रिसर्चर का है वो, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिसर्च को कंडक्ट किया, क्लाइंट का नाम जिसके लिए रिपोर्ट बनाया गया। अब लेटर ऑफ ट्रांसमिटल क्या होता है? ट्रांसमिटल यानी मतलब इसके अंदर लिखा जाता है कि ये काम करने के पीछे का कारण क्या है, यानी ये रिसर्च करने के पीछे का कारण क्या है। इट ऑल्सो इंडिकेटेड द नीड फॉर फर्दर एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाइंट। साथ में ट्रांसमिटल सही में देखे तो ये लास्ट में लिखा जाता है लेकिन रखा जाता है सेकेंड, यानी इसमें रीजन भी बताया जाता है काम का और फर्दर एक्शन की क्या जरूरत है क्लाइंट को उसके बारे में भी। फिर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, जिसने रिसर्च की उसको काम किसने दिया, उसके पास अथॉरिटी कहाँ से आई, उसको अथॉरिटी लेटर बोला जाता है। और इसमें स्कोप ऑफ वर्क डिस्कस किया जाता है और साथ में टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसमें ये इसको अपने इंडेक्स बोलेंगे, सारे के सारे टॉपिक पेज नंबर के साथ में टेबल, चार्ट, फिगर्स, इलस्ट्रेशन सब ये बताना है कि कौन से पेज नंबर पे है सब। फिर एग्जीक्यूटिव समरी, ये सिनॉप्सिस बोलते हैं, इसको हार्ट ऑफ द रिपोर्ट बोलते हैं, लिखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव रीड ओनली दिस पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, एग्जीक्यूटिव यही रिपोर्ट को रीड करते हैं। ये समरी है जिसमें मेजर फैक्ट फाइंडिंग वगैरह सब इसी के अंदर होता है। फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन, इसमें बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम और रीजंस क्यों रिसर्च किया गया, डिस्कशन जो डिसीजन मेकर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ में किया गया। उसके बाद में अप्रोच टू द प्रॉब्लम, ब्रॉड अप्रोच। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस कौन से पूछे गए, हाइपोथेसिस मतलब एजम्पशंस कौन कौन से रखे गए और कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो रिसर्च डिजाइन के लिए काम लगे। फिर इसके बाद में रिसर्च डिजाइन आती है, रिसर्च डिजाइन में रिसर्च को कैसे कंडक्ट किया गया। उसके बाद में एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव या तो कैजुअल, किस तरह की रिसर्च है, ये फर्स्ट यूनिट में हमने देखा है। फिर वेरियस सोर्सेज ऑफ डेटा यूज्ड, अलग अलग तरह के डेटा जो हमने यूज किए कहाँ से वो डेटा आए उसके बारे में लिखना है। फिर सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज की गई है, स्केलिंग टेक्निक कौन सी आएगी, फिर टाइप ऑफ क्वेश्चनर यूज, किस तरह का क्वेश्चनर हमने बनाया यूज किया, और फील्ड वर्क। फिर आता है उसके बाद में डेटा एनालिसिस। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द प्लान ऑफ द डेटा एनालिसिस, द स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक यूज फॉर द डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस का कौन सा प्लान रहेगा, उसके बाद में उसके लिए स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करेंगे, टेक्निक कौन सी यूज करेंगे सिंपल या तो नॉन टेक्निकल टर्म्स में। फिर रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स, दिस सेक्शन इज नॉर्मली द लॉन्गेस्ट पार्ट, ये सबसे लंबा पार्ट होता है और इसमें एग्रीगेट लेवल के ऊपर रिजल्ट को प्रेजेंट किया जाता है लेकिन साथ में सब ग्रुप लेवल पे भी किया जाता है। और इसमें अलग अलग टेबल, चार्ट और ग्रुप्स और जो उसमें यूज किए गए टर्म्स है उसके बीच में रिलेशनशिप बताई जाती है। राइटर इसमें मटेरियल वही इंक्लूड करेगा जो कंक्लूजन और रिकमेंडेशन को समझने में मदद करे। फिर लिमिटेशंस एंड केवियट्स, केवियट का मतलब भी धारणा, यानी बोलते हैं ना कोई सपोजिशन, लिमिटेशन उसकी उसकी मर्यादाएं क्या है वो देखा जाता है। कई बार बजट कांस्टेंट हो सकता है, कई बार टाइम कम पड़ सकता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में मदद नहीं मिलती है। द लिमिटेशंस में बी द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द रिसर्च वर्क, या फिर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, या फिर पॉसिबल सब्सटीट्यूट ऑफ अ सैम्पलिंग यूनिट, उसका कोई सब्सटीट्यूट सैम्पलिंग यूनिट का हमने उसकी जगह कोई दूसरे को यूज किया हो। रिसर्चर को फुल्ली बताना चाहिए मैनेजमेंट को कि आपको इसी के ऊपर यानी रिजल्ट के ऊपर पूरी तरह से रिलाई नहीं होना और उसको लिमिटेशंस भी ध्यान में रख के बताना चाहिए। फिर फाइनली आता है कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन, द रिसर्चर शुड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स एंड गिव सर्टेन कंक्लूजन्स, द कंक्लूजन शुड बी लॉजिकल और वो फाइंडिंग्स के आधार पे होने चाहिए। और कंक्लूजन का मतलब फाइनली समरी जिसको बोलते हैं अपने, और द कंक्लूजन में भी रिगार्डिंग
consumer behavior or customer attitudes or the nature of market and the study. On the basis of conclusion, the researcher should give his recommendations. They suggest the actions to be taken by the management. वो क्या suggest करेंगे? जो action लेनी है management की तरफ से वो. The recommendations should be feasible, practical, actionable and directly usable as inputs for the decision making. ये जो भी recommendation है वो ऐसे होने चाहिए जिसको अमल में रखे जा सके, जिसको यूज किए जा सके. और इसमें देखो क्या हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट को ऐड करना या ड्रॉप करना. अपने ये देखा था थिंक सो टू ऐड और ड्रॉप फोर्थ सेमेस्टर के अंदर. उसके बाद में एडवर्टाइजिंग मैसेज क्या होना चाहिए, प्राइस प्रोडक्ट की कैसे डिसाइड करेंगे एंड फाइनली मार्केट कौन सा अपने सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट के लिए. ना नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसके बारे में सिर्फ समझाता हूँ. ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कर नहीं पाओगे, इसको अपने ऑप्शन में छोड़ देना है. आप सेकंड क्वेश्चन खाली कर लेना इसके लिए जगह पे. अब देखो नल हाइपोथेसिस मतलब नो डिफरेंस, जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है वो नल हाइपोथेसिस. और अगर डिफरेंस है तो अल्टरनेटिव. नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, इसका मतलब नो चेंजेस विल बी मेड. अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया गया तो इसका मतलब चेंजेस करना पड़ेगा. नल हाइपोथेसिस इज टेस्टिंग ऑफ एन assumption अबाउट सम पॉपुलेशन पैरामीटर. मतलब टोटल पॉपुलेशन जैसे 11,000 आवर्स की ट्यूबलाइट वर्क्स फॉर मिनिमम 11,000 आवर्स जैसा लिखा है तो अपना क्लेम प्रूव करने के लिए नल हाइपोथेसिस यूज किया जाता है. लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द कंक्लूजन दैट इज एक्सेप्टेड ऑन द रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस. अगर नल रिजेक्ट हुआ ना तो अल्टरनेटिव चलेगा. इसको H0 बोला जाता है, इसको H1 बोला जाता है. और नल हाइपोथेसिस की बात करें अगर अपने, तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि एक्सेप्टेड में कितना आएगा 40% लिखा है, तो लेस देन और इक्वल टू 0.40 ये नल हाइपोथेसिस है. लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया. अगर H0 एक्सेप्ट होता है नॉट रिजेक्टेड तो इसका मतलब नई सर्विस को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने एग्जाम्पल में, इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे अपने एग्जाम्पल में. ये एक्सेप्ट करेंगे तो जो चेंज चाहिए उसकी जरूरत नहीं है. लेकिन H0 अगर रिजेक्ट किया गया तो इसका मतलब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा. अब देखो वन टेल और टू टेल टेस्ट में क्या आता है. वन टेल का मतलब क्या, जिसमें मोर देन लेस देन लिखा हो. और टू टेल का मतलब इक्वल टू और नॉट इक्वल टू. और अप्रोप्रिएट टेस्ट, तो टेस्ट कौन कौन सी, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और काई स्क्वायर. चाई स्क्वायर नहीं, इसको काई स्क्वायर बोलते हैं. दो तरह की एरर्स होती है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर. अब जो टाइप 1 एरर इसको अल्फा एरर बोलते हैं. करेक्ट चीज को रिजेक्ट करो वो टाइप 1 एरर, याद रखो. 2.5 मार्क्स. करेक्ट चीज को रिजेक्ट करो वो टाइप 1 एरर, और इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोला जाता है. लेकिन बीटा एरर यानी टाइप 2 एरर में गलत चीज को एक्सेप्ट करो, गलत चीज को एक्सेप्ट करो वो टाइप 2 एरर है. तो इसमें टाइप 2 एरर को पावर ऑफ अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट बोला जाता है. बस इतना ही इसके अंदर से करना है. आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है और इसके बारे में फर्स्ट सेकंड सेम के अंदर लास्ट में पूरा चैप्टर था. बट ये काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है.